तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारे साथ है बिहार के जाने माने हस्ती। और जैसा मैं आपको बता दूं कि बिहार के हर एक चुनाव में इनका पकड़ बहुत ही मजबूत रहता है। जी हाँ दोस्तों, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार जी। तो आइए हमारे इनसे कुछ क्वेश्चन है वो हम इनसे पूछते हैं और आप लोग वीडियो में बने रहिए साथ ही साथ। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जब भी चुनाव आता है तो बिहार में किसानों के द्वारा यह उठाया जाता है कि बिहार में जितने भी चीनी मिल बंद है उसको फिर से ओपन किया जाए। जैसे हमारे ही पास में एक बीटा है, तो बीटा में भी चीनी मिल बहुत सालों से बंद पड़ा है। तो ये अगर चीनी मिल फिर से ओपन किया जाता है तो बहुत सारे किसानों को रोज़गार मिलेगा। तो इसके ऊपर आपका क्या राय है सर? देखिए, बिहार कृषि प्रधान राज्य है। दुखद पक्ष बिहार का यह है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के कार्यकाल से पहले 1905 से लेकर 1908 से लेकर 2005 तक मात्र 2 कृषि महाविद्यालय बिहार में थे, सबौर और ढोली। कृषि प्रधान राज्य और कृषि महाविद्यालय 2। माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में 12 कृषि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय बनाए, 3 प्रस्तावित है। साथ ही साथ कृषि को नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए देश का एकमात्र राज्य है जहां एग्रीकल्चर पढ़ने वाले बच्चों को प्रति माह 2000 रुपया सरकार स्टाइपेंड देती है। अब गन्ना आधारित उद्योग, चूँकि बिहार में आधारभूत संरचना का जो अभाव था, भाई बिजली नहीं, सड़क नहीं, बिहार के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर नहीं, आज बिहटा जैसा जगह जो हम समझते हैं कि नया नोएडा के रूप में विकसित हो रहा है, लेकिन चुनौती है। लेकिन 2009 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई कि शुगर की जो संभावना घट रही है तो स्वाभाविक है हमको आप परमिशन दीजिए इथेनॉल बनाने का। लेकिन खैर विलम्ब से ही हुआ। हमारे लगातार 2009 से लगातार अनुरोध के बाद जब केंद्र में सरकार थी, अब जाकर सरकार ने यह महसूस किया कि इथेनॉल बनाने की अनुमति दें। तो विभिन्न प्रस्ताव बिहार में आ रहे हैं, बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं, इस संबंध में अंतिम निर्णय की स्थिति में है। तो इथेनॉल चूँकि आज के दौर में ये आवश्यक है। आप शुगर का जो उपलब्धता है उसके आधार पर जो दुनिया के अंदर में और देश के अंदर जो उसका मार्केट है, तो उसमें इथेनॉल की अनुमति हमको मिल गई है। हमारे कृषक जो हैं वो मेहनती हैं, तो हम इथेनॉल आधारित उद्योग को तो निश्चित रूप से लगाने की प्रक्रिया जारी है और उसके जल्द ही नतीजे भी आएंगे। विपक्षी सरकार का यह कहना है कि जैसे ही बिहार से स्टूडेंट लोग 12th पास करते हैं उन्हें बिहार से बाहर जाना पड़ता है। बहुत वक्त तो मजबूरी होता है, उनके पास पैसा नहीं होता है और बैंक से लोन भी नहीं मिलता है, तो उनको खेत को सेल करना पड़ता है। तो इसके ऊपर सर आपका क्या राय है कि बिहार के स्टूडेंट बिहार में ही रहे? देखिए, असल 8वां 9वां पास से झंझट पड़ गया है बिहार को। जो अपने बचाए 2 पूर्व मुख्यमंत्री का घर में मैट्रिक नहीं पास कर पाया, अब उससे शिक्षा पर क्या ज्ञान लेने की ज़रूरत है। लेकिन हम उनको जानकारी देना चाहते हैं कि देश में ऐसा कौन सा राज्य है, जरा हमको बताएं। अरे हमसे तो देश सीख रहा है। गांव के अंदर में कोई लड़का, एक तो विद्यालय नहीं थे, शैक्षणिक माहौल बना है। गांव के अंदर क्या हालात थे कि समाज के किसी भी तबके के बच्चे को अगर इंजीनियरिंग में और मेडिकल में पढ़ने जाना होता था तो उसकी माँ जेवर बंधक रखती थी या बेचती थी। दूसरा विकल्प था खेत बेचते थे या खेत का बंधक रखते थे बैंक में। तीसरा था गांव के सूदखोर को खोजते थे। और चौथा विकल्प लोगों के पास था कि बैंक मैनेजर के दलाल को खोजते थे कि मैनेजर साहब से किसका पटरी है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2015 में यह कहा कि पढ़ने के लिए धन का दिक्कत नहीं होगा, कोई हमको वोट दे या नहीं दे, उसके बावजूद हम लोगों ने यह तय किया कि हम 4 लाख रुपया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के रूप में देखेंगे। अब हम चलाते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, वो चलाता है संपत्ति क्रेडिट कार्ड, यही अंतर है। वो मांगता है ज़मीन कि भाई ज़मीन दो नौकरी के लिए, हम प्रतियोगिता में अवसर। तो एक उदाहरण हम केवल बताना चाहते हैं, ये आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े हैं। बिहार में अभी 44,233 विद्यार्थी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 643 करोड़ 34,85,713 रुपया का ऋण प्राप्त करके अन्य राज्यों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और केवल बिहार में हमने जो काम किया है तो 548 करोड़ 54,14,287 रुपया ऋण प्राप्त करके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से उच्च शिक्षा में है।
तो बिहार में बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं? और कितना में पढ़ रहे हैं? देश में पहला राज्य बिहार, जहाँ की मात्र 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हम पढ़ा रहे हैं। ये देश में नहीं, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज था? कितना चरवाहा विद्यालय खोल के रखे हुए था, 113 चरवाहा विद्यालय, तब पहलवान विद्यालय, हम इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए 10 रुपया महीना पर, और 9,155 सीट है, जरा जोड़ लीजिए, और 10 रुपया महीना पर, तो इतने, और डेवलपमेंट फीस 2500 रुपया, माने 14,800 में इंजीनियर बन के निकल जाएगा। तो इतना पैसा तो हैदराबाद जाने आने में रिजर्वेशन में खर्चा हो जाता था। तो 38 इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी, इस सारे संस्थान, ऐसा कौन हॉस्पिटल अब है जहाँ दक्षिण बिहार की बेटी ज़्यादा है? बिहार की बेटी नर्सिंग की सुविधा दे रही है। तो हम तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का ये आंकड़ा है, बिहार में अब तक 17 जुलाई 2021 तक 1,18,000 बच्चों को इसका लाभ मिला है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 13,901, छात्राएं 6,024, सामान्य वर्ग के 24,609 लड़के, छात्राएं 10,968, पिछड़े वर्ग 35,423, छात्राएं 14,962, अनुसूचित जाति छात्र 8,567, छात्राएं 2,746, अनुसूचित जनजाति 1,153 और छात्राएं 418। तो इसमें किसी को 1 रुपया लगा है, पूंजी लगा है, कोई दलाल है, कोई ज़मीन मॉर्गेज करना पड़ा, कहीं बैंक मैनेजर का दलाल खोजना पड़ा? राज्य सरकार ने वित्त निगम बनाया, जिसको मर्जी करे देश भर में जहाँ मर्जी करे वहाँ पढ़ने जाए। तो आधारभूत संरचना का विकास, यही हमारा मूल चीज़ है, और शैक्षणिक संस्थान का निर्माण कर रहे हैं, और उसके नतीजे भी हमने बताया, कंपैरेटिव नतीजे हैं। इतना हमने खोला तो देखिए कितने बच्चे बिहार में पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ने का अधिकार उसको कहीं भी है। जेएनयू में क्यों नहीं पढ़ेगा जाके बिहार का बेटा? आज बिहार का बेटा यूपीएससी का टॉपर हो गया, तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी बिहार के लिए? और उनको, और यूपीएससी में भी तैयारी के लिए भी हम पैसा देते हैं, ये कहीं नहीं देश के अंदर में है। बेटी को हम देते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं। इसलिए वो 8वां 9वां पास है बेचारा, वो पॉलिटिकल कोरोना है तो ये सब बोलते रहता है, वो बोलते रहे, हम काम करते रहेंगे, यही अंतर है। और बिहार में जातिगत जनगणना भी होने वाले, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए, तो इसके ऊपर आपका क्या राय है सर? क्यों नहीं होना चाहिए? कारण बताएंगे ना। जैसे बहुत सारे लोग का कहना है कि इससे पता चल जाएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं, ये तो फिर जॉब में दिक्कत होगा। जाति के दुकान काहे चला रहे हैं? जाति का दुकान नहीं चलावे। जाति एक सामाजिक सच्चाई है, इससे इनकार कोई नहीं करता है, लेकिन जातिवादी होना खराब होता है। तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो करके दिखा दिया। आपको मैंने आंकड़ा भी बताया ना, अभी सामान्य वर्ग के 14,609 बच्चे हैं जिनको मिला ये सुविधा, छात्राओं को मिला 10,968। तो अंतर है कि नहीं? बेटा बेटी में अंतर है कि नहीं समाज के विभिन्न तबके में? तो जब समाज के सारे तबके के लिए बिहार में, मैंने बिजली में सब्सिडी हम आरक्षण के आधार पर देते हैं कि सबको देते हैं, सड़क बनाते हैं सबके लिए ना, बिजली पहुंचाते हैं सबके लिए ना, सामान्य कोटि के बच्चे हों या दलित समुदाय के बच्चे हों, सबको सरकार स्कॉलरशिप देती है, देश का एकमात्र राज्य है। तो जातिगत जनगणना, जब जाति एक सामाजिक सच्चाई है, उसका मानव विकास सूचकांक को अगर विकसित करना है, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, जो आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं, तो उनके लिए तो आवश्यक है ये। इसका आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग इसका विरोध करते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, भाई इससे बेहतर क्या होगा कि सामाजिक, जातीय जनगणना नहीं है, सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना होगा। सामाजिक आर्थिक व जातीय, तब न पता चलेगा कि तेजस्वी यादव के नाम पर कितना संपत्ति है और तरुण यादव के नाम पर कितना संपत्ति है। तब न पता चलेगा कि लालू जी सामाजिक न्याय का ढोंग रचते रचते कहाँ तक पहुँच गए, कितना 1000 करोड़ का मालिक हो गए। तो ये लोग जानेगा कैसे आखिर? जब तक ये जनगणना नहीं होगी, जातिगत जनगणना नहीं है केवल, है सामाजिक आर्थिक के साथ जाति को जोड़ देना है। तो जरा सा पर्दा हट तो जाए कि तथाकथित सामाजिक न्याय का ढोंग रचने वाले लोगों का ने कितना संपत्ति अर्जित किया है। तो अगर संपत्ति अर्जित किया तो समाज में आपकी हैसियत बदलेगी। तो हैसियत अगर बदलेगी आपकी, तो उसका लाभ दूसरे तबके को मिलेगा जो पिछड़ रहे हैं। तो ये होना तो बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो ये जातिवादी ताकतों पर अगर प्रहार करना है,
अब जाति के नाम पर संगठन बना लेता है और सबको पटना में फ्लैट व्लैट हो जाता है, सब पटना में मकान उकान बना लेता है। ये कहाँ से बना लेता है? जाति के नाम पर कोई बेटी की शादी, निरी बेटी की शादी कर देता है क्या? कि कोई गरीब आदमी को सहायता करता है क्या? जो जातिवाद का नंगा नृत्य करता है उन लोगों पर वैचारिक प्रहार होगा, उनकी दुकानें बंद हो जाएगी, इसलिए बेचैन है वो। इस वीडियो के माध्यम से आप बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम केवल यह कहना चाहते हैं कि बिहार लंबे अरसे के बाद बिहार में आधारभूत संरचना का विकास हो रहा है। 70 साल के बाद बिजली पहुंच रही है, सड़कें बन रही हैं, समाज में सद्भाव का वातावरण बना है। इस सद्भाव के वातावरण को बरकरार रखिए और जो शैक्षणिक विरासत हमारा है अब वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। गांव-गांव में शैक्षणिक माहौल बना है और गांव आधारित विकास। अब विकास पर हमको बहुत बहस नहीं करना है। ये भगवान के घर में भी अंधेरा यही लोग रखे हुए था, ललटेन जलता था सब मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, सब जगह। भगवान को भी हम उजियाला हम ही दिए हैं, उजियाला हम ही किए हैं। तो जब भगवान के घर में हमारा दरख्वास्त को स्वीकार कर लिया गया तो जनता भी स्वीकार करे, भरोसा रखे। नीतीश कुमार जी इस मामले में रोल मॉडल हैं कि समाज में बगैर तनाव पैदा किए सबके लिए विकास योजनाएं चलाई और साथ ही साथ राजनीति को सामाजिक सरोकार से जोड़ा। आज कोविड आया है तो सबको वृक्षारोपण अच्छा लग रहा है ना, और उसके पहले तो बड़ा पेट में दर्द हो रहा था कि पेड़ लगवा रहे हैं, तो अब तो सबको समझ में आ रहा है। और 32 लाख लोग बिहार में आए। एक उदाहरण बता दे, गुजरात में 90 लोग दंगा हुआ पकड़ा गए जो हमारे बिहार के श्रमिक थे। उत्तर प्रदेश में हुआ हंगामा, दिल्ली में हुआ हंगामा, लेकिन बिहार में 32 लाख लोग आए, कोई जाना भी नहीं, कोई दुर्घटना कानूनी रूप से गलत तरीके से नहीं हुआ। ये बिहार का गवर्नेंस का मॉडल है और इसको स्वीकार करना चाहिए। एक हमारा और हमारे देश के आम नागरिकों का सवाल है आपसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किसी भी तरह का योजना निकाला जाता है या फिर किसी भी तरह का फंड निकाला जाता है जो हमारे आम नागरिकों तक जाते जाते आधा से भी कम हो जाता है, तो ऐसा भ्रष्टाचार क्यों? आधा से कम नहीं होता है। बुद्धि बढ़ता नहीं है कहीं। आजकल बीमारी क्या है कि विज्ञापन पढ़ता ही नहीं है लोग, उसकी प्रक्रिया जानता ही नहीं है। इसके चलते चंद लोग गलत करते हैं और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो कहाँ मालूम होगा कि भाई सामान्य वर्ग के लिए कौन कौन सी योजना चल रही है। अगर उसका लाभ उसको लेना है तो कैसे होगा? इसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका होती है कि हम उसको सही तरीके से बताएं, आम लोगों को प्रशिक्षित करें और साथ ही साथ जो भ्रष्ट है, गुंडा है, इस पर वैचारिक प्रहार करते रहिए। ये समाज का कोढ़ है ये लोग, और इस कोढ़ का अगर इलाज नहीं करेगा सामाजिक कोढ़ का तो नई पीढ़ी तो इसी ढंग से भ्रमित होगी। इसलिए मेरा यह कहना है कि जो सरकारी योजनाओं के सफल संचालन के लिए हम लोगों ने लोक शिकायत निवारण कानून बनाया, हो सकता है उसमें परेशानी हो, तब जनता का दरबार भी शुरू हुआ है। कोई है देश में कहीं रोल मॉडल है कि अगर हमारे खिलाफ भी शिकायत हो तो सीधा मुख्यमंत्री जी के पास जाइए, कोई नहीं बचाने वाला मिलेगा। और मुख्यमंत्री जी के यहाँ तो यहाँ न लागी राहुल माया, गलती करिएगा नप जाइएगा। अभी देखिए एसपी पर कार्रवाई हो रही है, डीएसपी पर कार्रवाई हो रही है, सब लोग नप रहे हैं। और केवल कानूनी नप नहीं रहे हैं बल्कि संपत्ति का भी इलाज इनका हो रहा है। तो अब इस सूचना देना भी हर सामाजिक व्यक्ति का दायित्व होता है। भय रहित सूचना दीजिए, सूचना दीजिएगा, गुप्त रखेंगे, कार्रवाई करेंगे। ये प्रक्रिया, और इसमें कोई सुधार की बात होगी सरकार उसको भी स्वीकार करती है। तो धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय हमें और हमारे व्यूअर्स को आपने प्रदान किया। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।